आई होप यू आर डूइंग वेल। तो जैसा कि हम डिस्कशन कर रहे थे, अपना जो चैप्टर चल रहा था सेकंड वाला, क्या नाम था अपने चैप्टर का, कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो पोर्शन था अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करेंगे अपन काय की कैपेसिटेंस की। ठीक है, तो उससे पहले अपने को कुछ थोड़ी सी जानकारी लेनी पड़ेगी, तो अपन कंसिडर कर लेते हैं। जो अपना आज का पहला टॉपिक जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है, बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर इन अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पता है ना आपको, जो कोई चार्ज रेस्ट में रहता है तो उसके आसपास जो फील्ड लाइंस निकलती है उसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, अपने को क्या करना है, अपने पास एक कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर की बात अपन पहले कर चुके हैं। कंडक्टर ऐसे डिवाइस होते हैं जो आपके अंदर से चार्ज का फ्लो इजीली होने देते हैं, और इंसुलेटर वो डिवाइस होते हैं जो अपने अंदर से चार्ज का फ्लो इजीली नहीं होने देते। ठीक है, डिवाइस की अगर हम बात नहीं करते तो अपन इसको सब्सटेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इधर देखिए, बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो ये जो बिहेवियर जो अपने पास में कंडक्टर है, अगर मैं उसको पुट करता हूं, के अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पहले से मैंने दे रखी है, उसके अंदर अगर मैं कंडक्टर को रखता हूं तो उसके अंदर क्या बिहेवियर रहता है ये अपने को चेक करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या होता है। जैसे यहां पर अपने कंडक्टर ले रखा है, ठीक है, ये मैंने क्या ले रखा है, कंडक्टर ले रखा है। तो कंडक्टर के पास क्या रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या है अपना कंडक्टर है। ठीक है, इसके पास क्या रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूं आपको। जो कंडक्टर रहता है एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर से चार्ज इजीली फ्लो हो सकता है। ठीक है, और इसके पास क्या रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जो सब्सटेंस जो जिसको अपन कंडक्टर बोलते हैं, जैसे लोहे की बात करूं तो ये क्या है, एक कंडक्टर है। तो इसको कंडक्टर क्यों बोलते हैं अपन, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और इसके अंदर से अगर करंट फ्लो कराओगे तो इजीली फ्लो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, एक्चुअल में इसके पास जो आउटर मोस्ट इसके जो एटम्स रहेंगे, उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो लूजली बाउंड रहते हैं। तो हल्का सा एनर्जी देने पर वो क्या होते हैं, इजीली मूव करने लग जाते हैं, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। और इंसुलेटर जो रहता है उसके अंदर क्या रहता है कि जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उस इंसुलेटर सब्सटेंस के एटम के, वो क्या अच्छी टाइटली बाउंड रहते हैं उससे। तो अपन चार्ज फ्लो करवाते हैं ना, तो वो फ्लो नहीं हो पाता, जिससे अपने को क्या करंट और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ऐसा मूवमेंट अपने को नजर नहीं आता। इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते। ये चीज आपको समझ पड़ गई है। बाकी अपन पहली यूनिट में कंडक्टर और इंसुलेटर को एक अच्छी वे में डिस्क्राइब कर चुके हैं, तो आप वहां जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये कंडक्टर है, इसके पास क्या फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब इसको मैंने क्या करा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रख दिया, यानी कि एक ली मैंने कौन सी प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और एक प्लेट ली मैंने कौन सी, नेगेटिव प्लेट। ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी जनरेट हो रही होगी, कुछ इस डायरेक्शन में जनरेट हो रही होगी। ये चीज क्लियर है आपको। ये प्लेट की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, प्लेट की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो कैसी रहेगी, कुछ ऐसी रहेगी, यानी कि प्लेट की वजह से कैसी हो रही है, ई, इसको बोल सकते हैं अपन एक्सटर्नल। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब ये क्या चीज है, कंडक्टर है। ये कंडक्टर है, दो प्लेट लगे मैंने, दो प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी कांस्टेंट वाली, और यहाँ पर क्या लगा रखा है मैंने, कंडक्टर को रख रखा है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से कंडक्टर के पास क्या फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना, इंडक्शन हो जाएगा। ठीक है, इंडक्शन होने से क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, तो कंडक्टर क्या करेगा, इसके अंदर जितने भी चार्ज है वो उसको सेपरेट कर लेगा। यानी कि पॉजिटिव चार्ज है तो कंडक्टर के अंदर जितने भी नेगेटिव चार्ज है उसको क्या करेगा, वो इस डायरेक्शन में ले लेगा। ठीक है, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखते, अपन क्या लिखते हैं, फ्री चार्ज रहता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है फ्री। ये चीज क्लियर है। चलिए यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज इंडक्शन हो गया, और यहाँ पर नेगेटिव प्लेट थी, इसलिए इस जगह क्या कौन सा चार्ज जनरेट हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर इंडक्शन हो गया। ये इंडक्शन हो जाता है। ठीक है, इंडक्शन अपन पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर के अंदर। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगी तो कंडक्टर ने क्या करा, दोनों की तरफ अपनी पोलैरिटी बना ली, यानी कि पॉजिटिव तरफ उसने नेगेटिव पोलैरिटी बना ली और नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव पोलैरिटी बना ली। अच्छा, अब इधर नेगेटिव अपने पास में क्या है, इधर क्या है अपने पास में नेगेटिव चार्ज, इधर क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अंदर ही अंदर भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेगा। इस डायरेक्शन में क्या करेगा, ये एक ई जनरेट कर लेगा, कौन सा वाला, इंटरनल। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ठीक, अगर मैं इस कंडक्टर के अंदर की ई नेट की बात करता हूं, कंडक्टर के अंदर जो ई नेट रहेगा वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। एक्चुअल में 0 क्यों हुआ, तो यहां देखिए, ये आपका कंडक्टर था, एक फील्ड अंदर की तरफ जा रही थी, ये एक्सटर्नल वाली। ठीक है, और एक इसने खुद ने जनरेट करी थी, वो कौन सी थी, एक ई इंटरनल थी। ठीक है, तो यहां अगर मैं बात करूं, ई नेट कितना हो जाएगा अपने पास में, इधर की तरफ वाला ई एक्सटर्नल, ठीक है, यानी कि इधर की तरफ वाला ई एक्सटर्नल और इधर की तरफ वाला क्या हो जाएगा आपका ई इंटरनल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि जो जितनी बाहर की तरफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी उतनी अमाउंट की इंटरनल जनरेट करेगा।
ठीक है, तो कंडक्टर को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो क्या होता है, कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड रहती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। यहां से अपना पहला पॉइंट क्या निकल के आता है, यहां मैं लिख देता हूं इसको पहले पॉइंट को, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conductor is zero when placed in a uniform external electric field। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। यानी कि किसी कंडक्टर को आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर रखते हो तो क्या होता है, उसके अंदर का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इसके थ्रू आपको समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये आपका अपना जो था पहला पॉइंट था, ठीक है, ये चीज क्लियर होगी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, ये पहला पॉइंट आपने देख लिया है। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं अपन। ठीक है, अपने पास जो रहेगा एक और क्या रहेगा, कंडक्टर रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ अ होलो चार्ज्ड स्फीयर। सेकंड पॉइंट क्या है अपना, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैविटी ऑफ होलो चार्ज्ड स्फीयर इज जीरो। ठीक है, चलिए ये चीज आपको समझ में आ गया। या फिर होलो चार्ज स्फीयर बोल सकते हैं या फिर कंडक्टर बोल सकते हैं, इसको ऐसा लिखो, कंडक्टर और स्फीयर, होलो चार्ज कंडक्टर इज जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैविटी ऑफ अ होलो चार्ज कंडक्टर इज जीरो। आपके पास में कंडक्टर था, ठीक है, ये मैंने एक स्फीयर एक गोला बना रखा है, ये आपका क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, ये चीज क्या है आपके पास में, कंडक्टर है। इस कंडक्टर के पास क्या है, ऐसे मैंने प्लस चार्ज ऐसे बाहर दे रखा है सरफेस के ऊपर। ये चीज समझ में आ गई, सरफेस के ऊपर मैंने क्या कर रखा है, चार्ज दे रखा है। अब मैंने क्या कर रखा है, इसके अंदर एक होल कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने होल कर दिया तो ये क्या बन गया आपके पास में, कैविटी। ठीक है, तो इस कैविटी के जो अंदर रहेगा, ठीक है, इनसाइड अ कैविटी देयर इज नो चार्ज। कोई चार्ज रखा हुआ है क्या, नहीं रखा हुआ है इसके अंदर, क्योंकि जितना भी चार्ज था क्या है, बाहर की तरफ रखा हुआ है। तो इनसाइड अ कैविटी देयर इज नो चार्ज। ठीक है, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी इज जीरो। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बेसिक है, इतना कुछ रफ एंड टफ काम नहीं है। क्या था, अपने को बिहेवियर निकालना था कंडक्टर का, कि अगर कंडक्टर को किसी में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देता हूं तो उसके अंदर क्या क्या बिहेवियर होता है। तो पहले क्या देखा आप लोगों ने, रखा तो जो कंडक्टर के अंदर जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ से जनरेट हुई, फिर उसने क्या करा, इंडक्शन करा, इंडक्शन की वजह से एक उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, दोनों सेम मैग्नीट्यूड की थी, तो नेट कंडक्टर के अंदर कितना हो गया, जीरो हो गया। यानी कि कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है जीरो रहती है। आपके पास में कोई कंडक्टर था, उसको आपने चार्ज दे रखा था, चार्ज था, और कंडक्टर के बीच में कैविटी बना रखी थी। अगर कैविटी के अंदर में अगर कोई चार्ज नहीं है, खाली सरफेस पे चार्ज था बाहर की तरफ, तो कैविटी के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, जीरो रहेगा। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो ये दो पॉइंट है अपने कंडक्टर से रिलेटेड, कि अगर कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं अपन तो क्या क्या बिहेवियर रहता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करिए। चलिए दोस्तों, तो जैसा कि यहाँ पर आपको एप्लीकेशन दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है, इन थंडरस्टॉर्म इट इज सेफ टू सिट इनसाइड अ कार rather than near a tree or the open ground. The metallic body of a car becomes an electrostatic shielding from the lightning. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था एक प्रॉपर वे में कि कार के अंदर आप बैठते हो तो आपके ऊपर बिजली नहीं गिरने वाली, क्योंकि वो फेराडे केज बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई एप्लीकेशन, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन आगे टॉपिक की बात करते हैं। अपना जो टॉपिक अब स्टार्ट होने वाला है, अपन किसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, किसको इंट्रोड्यूस करेंगे अपन, कैपेसिटर को। ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर की जरूरत क्यों पड़ी, जैसे कि चैप्टर का नाम ही है कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, क्या होता है, वो सारा अपन डिस्कस करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग वे में। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो मैंने रफ कर दिया है। अब देखिए यहां पर मैं क्या लिखता हूं, इफ अ चार्ज कैपिटल Q is given to a
insulated conductor, then its potential increases बाय V। ठीक है, जैसा कि अभी डिस्कशन करा था, चार्ज को लेकर आते क्या हो जाता है, पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। इतनी चीज समझ में आई। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इंसुलेटेड कंडक्टर। ठीक है, इंसुलेटेड कंडक्टर। अच्छा, इंसुलेटेड कंडक्टर की बात करी, जैसे अगर मैं लोहे की छड़ को अगर हाथ में पकड़ के रखता हूँ, चार्ज देता हूँ, तो मेरी बॉडी अर्थ से कनेक्टेड है। ठीक है, तो जैसे ही चार्ज दूंगा तो चार्ज मेरी बॉडी से निकलता हुआ नीचे निकल जाएगा, अर्थ में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर तो स्टोर हुआ। अगर ये पूरी तरीके से इंसुलेटेड है, मैंने ऐसे हाथ में कपड़ा वपड़ा बांध के इसको ऐसे पकड़ के रख रखा है। ठीक है, तो अब मैं जैसे ही चार्ज इसके अंदर डालता हूँ तो चार्ज मेरे हाथ के अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि ग्लव्स उसको अपोज कर देगा नीचे जाने से। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला मैंने, इंसुलेटर बोला। इफ अ चार्ज Q इज गिवन टू अ इंसुलेटेड कंडक्टर, देन इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस बाय V। ठीक है, यानी कि यहां से एक मैं पता चला कि जितना चार्ज देते जाऊंगा उतना पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। यानी कि क्या मैं बोल सकता हूं कि जो चार्ज मैं दे रहा हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। ठीक है, मैंने चार्ज दिया किसी कंडक्टर को, इसको मैंने चार्ज दिया, इसका पोटेंशियल बढ़ गया, और दिया और बढ़ गया, और दिया और बढ़ गया, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये एक रिजल्ट निकल के आ गया। फिर मैंने देखा कि एक लिमिट तक ही दे पा रहा हूं, तो बराबर का अगर मैं साइन लगाता हूं यहाँ पर इक्वल टू का, तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटता था, कांस्टेंट आता था। यहाँ जो कांस्टेंट आया वो क्या है, C। ठीक है, ये जो C निकल के आया है, ये जो C है, ये जो C निकल के आया ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, और इसी जो ये जो C है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, कैपेसिटेंस। यही क्या होता है आपका कैपेसिटेंस, इसी को कैपेसिटेंस बोलते हैं। अब इसकी अगर मैं बात करूं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, C इज इक्वल टू Q बाय V। ये चीज समझ में आ गई। ये जो C है ना, ये क्या होता है, कैपेसिटेंस। ये चीज समझ में आ गई। अब आपको देख रहा होगा कि यहाँ पर Q है, यहाँ पर V है, ये ऊपर है। अगर मैं Q को बढ़ाऊंगा तो मेरा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, अगर मैं V को बढ़ाता हूं तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। ठीक, क्या एक्चुअल में ऐसा होता है क्या, चलिए देखिए। तो यहाँ जो रहता है, जो C जो रहता है, ये आपको लग तो रहा है कि हाँ इसके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, मगर C जो रहता है इंडिपेंडेंट रहता है। यहां मैं लिख सकता हूं जो C है मेरा इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। ठीक है, ये समझ में आ गई। यानी कि ये कांस्टेंट टर्म है, ये ना ही Q के ऊपर डिपेंड कर रही है, ना ही V के ऊपर डिपेंड कर रही है। ये जो डिपेंड करता है ना, आपका कंडक्टर कितना बड़ा है कितना छोटा है, उसकी शेप और साइज के ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअल में कैसे, चलिए देखिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये चीज आपको पता है। जिस टाइप से डेंसिटी रिलेटेड है मास पर यूनिट वॉल्यूम से, ये फॉर्मूला तो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अगर मैं मास ज्यादा लेता हूं तो क्या उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। देखिए एग्जांपल देता हूं, समुद्र में पानी है, बहुत ज्यादा पानी है, वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है और मास भी बहुत ज्यादा है, तो क्या उसकी डेंसिटी ज्यादा है क्या, नहीं, उसकी भी कितनी है, 1000 है। और एक मग्गे में पानी भरोगे तो उसकी भी डेंसिटी कितनी है, 1000 है। ठीक है, यानी कि जो डेंसिटी है ये मास और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती। यहाँ पर अगर आप मास बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, उसको बैलेंस कर देगा। सेम इधर यही केस है, अगर आप Q को बढ़ाओगे तो इसका V भी बढ़ जाएगा, यानी कि ये दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए जो C है ये इंडिपेंडेंट है Q एंड V से। ठीक है, ये जो C है काय के ऊपर डिपेंड करता है, C डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और शेप एंड साइज ऑफ मटेरियल। शेप एंड साइज ऑफ मटेरियल, और किस एनवायरनमेंट में आपने रख रखी है कंडक्टर को, वो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, यानी कि जो C रहता है, यानी कैपेसिटेंस रहता है, ये इंडिपेंडेंट रहता है Q और V से, मगर ये डिपेंडेंट रहता है काय के ऊपर, आपकी जो शेप और साइज रहता है कंडक्टर का उसके ऊपर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, अपन फिर इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और इसके प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं कि कैपेसिटेंस एग्जैक्टली बोलते हैं किसको है। ठीक है, यानी कि अपन अगर मैं बात करूं तो एक आपके पास में कोई चार्ज है, किसी चार्ज को अगर मैं किसी कंडक्टर को देता हूं तो उसका पोटेंशियल अगर 1 वोल्ट तक बढ़ जाता है तो उसको उसका कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो मैंने जैसे प्रॉपर डेफिनेशन लिख दी, इधर देखिए क्या लिखा हुआ, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज required to increase the potential of a conductor by unit amount। यानी ठीक है, C is equal to Q by V था, इसका मतलब यही हुआ कितना, एक यूनिट अमाउंट का चार्ज, मतलब चार्ज दे दो किसी कंडक्टर को जिससे उसका यूनिट अमाउंट का पोटेंशियल बढ़ जाए, उसी को क्या नाम दिया, कैपेसिटेंस। इतनी चीज समझ में आ गई। अब यूनिट की बात करते हैं। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है, ठीक है,
यूनिट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। Q को क्या में मेजर करते हैं, जल्दी बताओ, गुलाम में, ठीक है, गुलाम में मेजर करते हैं, इसको Q को अपन, और V को क्या में मेजर कर सकते हैं, वोल्ट में, ठीक है। तो इसका जो अपने पास में यूनिट आ गई वो क्या आ गई, गुलाम पर वोल्ट, और ये जो गुलाम पर वोल्ट होता है इसी को क्या बोलते हैं, फेराड। क्या बोलते हैं इसको, फेराड, ठीक है। यानी कि कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होगी, फेराड इसकी यूनिट होगी। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है, इसको अपन फेराड बोलते हैं। चलो अब इसके डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो क्या डायमेंशन बनाता आता है आपको, ठीक है, पहले डायमेंशन बनाता आता है इसका। चलिए अगर मैं बताता हूं उसका डायमेंशन तो यहाँ लिख देते हैं अपन, ठीक। अच्छा कूलाम का आपने देखा था क्या होता है, 80 होता है इसका, ये तो मेरे को मालूम है, ठीक है। वोल्ट की अगर बात करूं तो V क्या होता है अपना, वर्क V जो होता है क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं जूल अपॉन में चार्ज को क्या बनाते हैं गुलाम को, तो इसको C लिख सकते हैं अपन। ये चीज आपको समझ में, ठीक है। चलिए अच्छा इसका 80 जो गुलाम रहता है उसको 80 में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट मैंने लिख रखा है, इसको यहाँ पर C लिख दो आप। इसको क्या में मेजर करते हैं आप, C में, इसको क्या में जूल पर गुलाम, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, C स्क्वायर अपॉन में G, ऐसा लिख सकते हैं अपन, ठीक है। अब ये जो होता है C का जो मेजरमेंट होता है डायमेंशन में उसको 80 बोलते हैं, यानी कि 80 का स्क्वायर। जूल को क्या लिखते हैं, न्यूटन इंटू मीटर, तो न्यूटन का क्या हो जाएगा, mL/T-2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका L मीटर का। अब इसको प्रॉपर वे में लिखते हो तो आपका जो कैपेसिटर का डायमेंशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, m की पावर -1, L की पावर -2, ठीक है, a की पावर 1, सॉरी a की पावर ये 2 है, a की पावर 2, और t की पावर क्या है, -2 है, और ये 2 तो पहले से ही था तो ऊपर जाकर प्लस कर जाएगा तो t की पावर 4, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, कैपेसिटेंस बन जाएगा। ये चीज आपको समझ में, यानी कि m की पावर -1, L की पावर -2, t की पावर 4 और a की पावर 2, ये क्या है आपका डायमेंशन है, किसके लिए, कैपेसिटेंस के लिए। ये चीज आपको समझ में आ गई, कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी आपको, 1 फेराड क्या होता है, 1 फेराड क्या होता है, कूलाम अपॉन में वोल्ट, ठीक है। यानी कि किसी कंडक्टर को अगर आप 1 फेराड चार्ज देना चाहते हो, इसका मतलब क्या कि उसको चार्ज इतना चार्ज दो जिससे उसका पोटेंशियल क्या बढ़ जाए, यूनिट अमाउंट में उसका पोटेंशियल बढ़ जाए, ठीक है। कैपेसिटेंस समझ में क्या होता है कि नहीं, किसी कंडक्टर को कितनी कैपेसिटी तक का चार्ज दे सकते हो। और उसमें क्या देखा आप लोगों ने कि अगर आप किसी कंडक्टर को अगर आप चार्ज देते हो, ठीक है, तो क्या होता है उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है। पोटेंशियल क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि हर एक चार्ज को उठाकर वहां से लाने, यहां तक लाने में आपको और ज्यादा वर्क करना पड़ता है। वर्क बढ़ते जाता है तो पोटेंशियल भी क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो उन्होंने क्या देखा कि इसकी एक लिमिट रहती है, तब तक अपन दे सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई। तो ये था अपना कॉन्सेप्ट काय का, कैपेसिटेंस का, ठीक है। अब कैपेसिटेंस जो था इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी अपने को, क्या पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा था, ये हो रहा था, ठीक है। तो इसको ओवरकम करने के लिए अपन क्या लेके आए थे, कैपेसिटर लेके आए थे, ठीक है। इसको ओवरकम करने के लिए अपन कैपेसिटर लेके आए, तो अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपन बात करेंगे काय की, एक अपने पास में एक स्फीयर है, स्फीयर टाइप का एक कंडक्टर है, वो स्फीयर टाइप के कंडक्टर के अंदर ऊपर अपने को चार्ज दे रखा है। तो उस स्फीयर टाइप के जो अपना कंडक्टर है उसके अंदर कितनी कैपेसिटी रहती है कि वो चार्ज को स्टोर कर सके, ठीक है। अब स्फीयर की बात ही क्यों करी, क्योंकि कोई अगर गोला रहता है तो उसके अंदर पर कितना सामान स्टोर, जैसे मटके की अगर बात करो तो मटके के अंदर ज्यादा पानी आता है एज कम्पेयर टू गिलास, ठीक है। तो अपन मटका वाला शेप लेते हैं ताकि अपन स्टोर कर सके कुछ सामान को, कुछ चारों तरफ से कवर रहता है ना, वो एक तो सुरक्षा भी रहती है उसकी, इसलिए अपन गोल वाले स्फीयर की बात करेंगे, कितना चार्ज अपन उसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। क्लियर है, चलिए तब उसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो अपन अब बात करने वाले काय की, आपके पास में एक स्फेरिकल क्या है, कैपेसिटर है। स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस रहता है, यानी कि स्फेरिकल एक आपके पास में कोई कंडक्टर है, उसके ऊपर आप कितना चार्ज को दे सकते हो, ये अपने को बात करनी है, ठीक है। चलिए तो अपन बात करते हैं काय की, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अब यहाँ पर आइसोलेटेड वर्ड आ गया, ठीक है। आइसोलेटेड वर्ड आपने अभी के टाइम में बहुत ज्यादा सुना होगा। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, चारों तरफ से उसको पैक करके रखना, यानी कि कोई चीज उसके अंदर जा नहीं सकती, कोई चीज उसके अंदर बाहर नहीं निकल सकती है। यानी अगर बात करो कमरे के अंदर मैंने कुछ सामान को पहले से रख दिया तो उतना ही सामान रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। ये चीज क्लियर है, आइसोलेटेड का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, यानी कि आपके पास में कोई कंडक्टर है, ठीक है ना, उसको आइसोलेट कर रखा है, कोई अंदर चीज बाहर नहीं जा सकती और बाहर से कोई चीज अंदर नहीं आ सकती। मगर अगर अपने को चार्ज देना हो तो अपन हल्का सा ढक्कन खोल के दे सकते हैं चार्ज, ठीक है। चलिए अब अपन क्या दे रखा है, स्फेरिकल कंडक्टर। तो स्फेरिकल कंडक्टर बना लो सबसे पहले। ये क्या आपके पास में एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है। चलिए ये आपके पास में क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर है, कुछ रेडियस होगा इसका, अपन मान लेते हैं इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, क्लियर है। चलिए मैंने क्या दे रखा है, इसको चार्ज दे रखा है, ठीक है। कितना अमाउंट का चार्ज दे रखा है मैंने, कुछ क्यू अमाउंट का चार्ज दे रखा है फिलहाल की कंडीशन में, कुछ क्यू अमाउंट का चार्ज मैंने इसको दे रखा है। अच्छा क्यू अमाउंट का चार्ज मैंने जैसे इसको दिया तो इसकी सरफेस के ऊपर कितना पोटेंशियल आ जाएगा, वी अमाउंट का पोटेंशियल आ जाएगा,
ये चीज समझ लो कि चार्ज देते हो, जहां चार्ज है वहां पोटेंशियल है, ये चीज को हमेशा ध्यान रखना। अब इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसको लिखोगे कंसीडर अ स्फीयर कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ठीक है, एंड वी विल गिव q amount of charge to it, ठीक है, then its potential increases by v। इतनी चीज समझ में आई। चलिए अब अपन इसको पढ़ चुके हैं, वी नो दैट, जैसे अपने ने क्या देखा था, अपने को ये चीज पता है कि स्फेरिकल की सरफेस के ऊपर कितना पोटेंशियल रहता है, वो चीज अपन निकाल चुके। तो वी नो दैट एट सरफेस ऑफ स्फीयर कंडक्टर द पोटेंशियल इज V is equal to V at surface is equal to KQ अपॉन में R। ये चीज क्लियर है, ठीक है। यानी कि किसी स्फीयर की सरफेस के ऊपर कितना पोटेंशियल रहता है, तो KQ अपॉन में R टाइम्स का क्या रहता है, अपने पास में पोटेंशियल रहता है। अपने को क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बाय फॉर्मूला वी नो, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल टू क्या था, Q बाय V, ठीक है। तो Q अमाउंट को चार्ज दिया आप लोगों ने। तो अच्छा एक और चीज, ये जो अपना जो ये रहता है स्फीयर है, इसके अंदर अगर ये होलो नहीं है, अगर एक सॉलिड स्फीयर है तो उसके अंदर कितना पोटेंशियल रहता है, KQ बाय R। अगर होलो भी होता तो भी कितना होता सरफेस के ऊपर, KQ बाय R। और होलो में जो इनसाइड रहता है वो जीरो रहता है। मगर अगर ऐसा कोई सॉलिड है तो सॉलिड के अंदर रेडियस से कितना भी दूर, मतलब रेडियस तक चले जाओ, यानी कि पूरे के अंदर जितना भी पोटेंशियल रहता है कितना रहता है, KQ बाय R रहता है। यानी कि जो अपन डेरिवेशन कर रहे हैं ना, ये होलो के लिए और सॉलिड के लिए दोनों के लिए वैलिड है। तो C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास में, Q बाय V, ठीक है। अपने को V की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, यहाँ लिख देता हूं मैं, C इज इक्वल टू Q अपन में कितना दे रखा है, KQ अपॉन में R। ये चीज समझ में आई आपको, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करूं, C इज इक्वल टू मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये इस Q से तो Q कट गया, क्या बचा मेरे पास में यहाँ पर R अपॉन में K, ठीक है। अब आपको जैसा कि पता है K इज इक्वल टू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये चीज पता है आपको, ये क्या होता है, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या मैं यहाँ पर वैल्यू लिख सकता हूँ, तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा, R अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से मेरे पास जो C की वैल्यू निकल गई, कितनी निकल के आ जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यानी कि ये कैपेसिटेंस होता है किसका, स्फेरिकल कंडक्टर का, स्फेरिकल कंडक्टर कैपेसिटेंस, ठीक है। यानी कि जितना बड़ा रेडियस लगे उतना ज्यादा आप कैपेसिटी उसकी बढ़ा सकते हो। यानी कि जो रहता है, अगर स्फेरिकल कंडक्टर है तो इसके अंदर आप कितना चार्ज रख सकते हो, तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हो, ठीक है, कि इस अमाउंट का अपन चार्ज रख सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई आपको, ये होता है कैपेसिटेंस किसका, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का। इतनी चीज क्लियर हो गई है। चलिए अपन अब आगे बात करते हैं काय से रिलेटेड, ठीक। अब यहाँ पर आपको एक चीज देख रही होगी, जो C है कैपेसिटेंस, वो काय के ऊपर डिपेंडेंट है, R के ऊपर, यानी कि ये रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, और एप्सिलॉन नॉट यानी कि मीडियम की प्रॉपर्टी के ऊपर, यानी कि आपका जो ये स्फीयर है कहाँ रखा हुआ है, ठीक है। पानी के अंदर अगर इसको रखते हो तो थोड़ा कम अमाउंट का चार्ज रख पाओगे ना, हवा में रखते हो तो ज्यादा अमाउंट का चार्ज रख पाओगे। मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, फोर्स जो रहता है वो आपने देखा होगा काय के ऊपर डिपेंड कर रहा था अपना, मीडियम के ऊपर एप्सिलॉन नॉट भी आया था ना, फोर्स के फॉर्मूले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो ये उस चीजों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ये चीज क्लियर है। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन देखेंगे कि अगर अपने पास में कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, तो स्फेरिकल कंडक्टर है, अगर आप चलो स्फेरिकल कंडक्टर भी है आपके पास में, और आपके पास में कुछ चार्ज है, चार्ज कितना है, 1 फेराडे चार्ज है। तो 1 फेराडे चार्ज को अगर किसी स्फेरिकल कंडक्टर को आपको देना हो, तो वो कंडक्टर कितना बड़ा होना चाहिए वो अपने को देखना है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलिए दोस्तों, अगर मैं चाहूं कि मेरे पास में 1 फेराडे चार्ज है, तो मुझे 1 फेराडे चार्ज को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर चाहिए स्फीयर, तो उसका रेडियस कितना होना चाहिए वो मुझे देखना है। तो इधर देखिए, ठीक है, मेरे पास जो चार्ज है वो कितना दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 1 फेराड, ठीक है। यानी कि मेरे पास जो कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी कि कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए, 1 फेराडे होना चाहिए। उतनी कैपेसिटी होगी तभी 1 फेराड चार्ज रख पाएगा ना। 1 लीटर की बोतल 1 लीटर पानी तभी आ पाएगा जब 1 लीटर हो,
ठीक है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आया था स्फेरिकल के लिए, ठीक है, स्फेयर कंडक्टर के लिए कितना आया था, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन इनटू आर। C कितना दे रखा 1 फेराड, ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू कितना देगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R मुझे R निकालना है, तो R इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है, यानी कि मुझे इतने मीटर का क्या करना पड़ेगा, इतना बड़ा रेडियस का 9 × 10⁹ समझ रहे हो मीटर, ठीक है, इतने बड़े मीटर का मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्फीयर लेना पड़ेगा ताकि उसके अंदर मेरा क्या हो सके, चार्ज स्टोर हो सके, ठीक है, 1 फेराडे चार्ज, यानी कि ये जो है कितना है, बहुत ज्यादा लार्ज है। आपका जो अर्थ रहता है ना, अर्थ का जो रेडियस रहता है वो कितना रहता है 6.4 × 10⁻⁷ समथिंग कुछ 9 या 10 के अप्रोक्स रहता है, ठीक है, अपन देख लेते हैं एग्जैक्ट 6 समथिंग कुछ रहता है ना, 6 मीटर, कितना 6 पॉइंट × 10⁻⁶ मीटर समथिंग रहता है। अब देखिए अर्थ ही इतना बड़ा है और 1 फेराडे चार्ज को स्टोर करने के लिए आपको अर्थ से भी बड़ा गोला चाहिए, तो पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है ना, नहीं, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो यहाँ से मुझे एक चीज पता चला कि जो 1 फेराडे चार्ज होता है, यानी कि 1 फेराड इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, क्योंकि इसको स्टोर करने के लिए पृथ्वी से भी बड़ा अपने को एक स्फीयर चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है, क्लियर है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो स्फेरिकल कैपेसिटर था उसकी एक लिमिट थी, ठीक है, तो इसलिए अपने इंट्रोड्यूस करा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, ठीक है। अभी तो अपन कंडक्टर की बात कर रहे हैं, अब कंडक्टर से कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट कैसा है वो अपन अभी देखेंगे। ये जो पूरा जो प्रोसेस चल रहा है ये है कैपेसिटर ही, यानी कि जो कंडक्टर रहता है उसी को ही कैपेसिटर बोलते हैं, मगर जो कैपेसिटर इंट्रोड्यूस हुआ था मेनली वो कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था वो अपन आगे देखेंगे। ये चीज आपको समझ में आई कि 1 फेराडे चार्ज था, बहुत बड़ा चार्ज रहता है, इसको स्टोर करने के लिए अपने को अर्थ से भी बड़ा स्फीयर चाहिए, यानी कि 9 × 10⁹ मीटर चार्ज। ये चीज क्लियर है, ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं काय की कि कितनी ज्यादा एनर्जी आप स्टोर कर सकते हो इसके अंदर। ये तो समझ में आ गया, यहाँ क्या लिखा हुआ कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, आपने देख लिया, सी की वैल्यू निकाल ली है, और अपने को न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो अपन देखेंगे, इसको नोट डाउन कर लो। चलिए दोस्तों, तो हेडिंग दे रखी है अपने क्या, एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्फेरिकल कंडक्टर या फिर कैपेसिटर, ठीक है। आपके पास में क्या है, एक आपके पास में जो है एक स्फेरिकल क्या है, आपके पास में कंडक्टर है, इसको क्या करना है आपको, इसके अंदर आप कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हो आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, ये आपके पास में क्या एक इनफाइनाइट पोजीशन है, इनफाइनाइट से क्या करोगे आप क्यू अमाउंट का चार्ज लाओगे और इसको दे दोगे, फिर थोड़ा सा और चार्ज लोगे फिर और दे दोगे, थोड़ा सा और चार्ज लोगे फिर और दे दोगे, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि हर एक चार्ज देने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। अब आप अगर वर्क डन करोगे तो वर्क डन स्टोर हो जाएगा, वर्क डन स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी, एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो जो आपका वर्क डन हो रहा है ना वही आपका स्टोर्ड हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, यानी कि आप इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हो वो किसके इक्विवेलेंट होगी, पोटेंशियल एनर्जी के। जितनी पोटेंशियल एनर्जी इसकी आखिरी वाली होगी कि उससे ज्यादा पोटेंशियल नहीं बढ़ सकता, वो हो जाएगा इसके अंदर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब मैं क्या बोलता हूं कि मेरे पास में जो है एक स्फीयर है, कितनी रेडियस का, कैपिटल आर रेडियस का एक स्फीयर है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऊपर क्या दे रहा हूं, डीक्यू अमाउंट का चार्ज दे रहा हूं। छोटा छोटा चार्ज दे सकते हैं ना अपन, एक साथ कैसे जाओगे, डीक्यू अमाउंट का क्या दे रहा हूं, चार्ज दे रहा हूं, ठीक है। यहां मैं लिख सकता हूं क्या, कंसीडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, वी विल give a charge dq to it so its potential increases because some work has to be done in bringing the charge from infinity to the conductor, ठीक है। तो अपन यहां लिख सकते हैं the work is stored as a, the work is stored
इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में क्या लिखा है मैंने। एक स्फीयर था, डीक्यू डीक्यू चार्ज लेके आ रहा था मैं, तो पहला चार्ज में कोई दिक्कत ही नहीं। दूसरा चार्ज लाया तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लगी, उसने अपोज कर दिया, अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे जैसे चार्ज लाते जाओगे मेरे को और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो अपने क्या करा, एक स्फीयर को कंसीडर करा। ठीक है, वी विल गिव अ चार्ज dq टू इट, सो इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस बिकॉज़ सम वर्क हैज टू बी डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द कंडक्टर। द वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना अपन इसके अंदर वर्क करके कितना पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं, कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, ये अपने को निकालना है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, ये चीज आपने देख ली। ठीक है, चलिए इसको रफ कर दे अपन। ठीक है, ये चीज नोट कर ली होगी आपने। चलिए हटा देते हैं इसको। चलिए अब अगर मैं इसके ऊपर बात करता हूं, काय के ऊपर, कि सपोज मैंने इस स्फीयर के ऊपर है क्या दिया, क्यू अमाउंट को मैंने क्या दे दिया, चार्ज दे दिया। ठीक है, और इसका पोटेंशियल कितना हो गया, v, इसका क्या हो गया, कुछ पोटेंशियल हो गया। ठीक है, अब ये जो क्यू अमाउंट को चार्ज है मैंने कैसे दिया इसको, मेरे पास एक इन्फिनिटी पोजीशन थी, मैं यहां से dq अमाउंट का चार्ज तोड़ के इसको देता जा रहा था। dq मैंने इतने सारे dq दे दिए कि इसका चार्ज कितना हो गया, q हो गया। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक करने में मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, मुझे ये टोटल क्यू अमाउंट का चार्ज इसको देने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, अगर मैं वो निकाल लूं तो मेरे को इसकी पोटेंशियल एनर्जी पता चली जाएगी, और वही पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो अगर मैं बात करूं, मुझे एक चीज पता है कि पोटेंशियल एट अ सरफेस ऑफ कंडक्टर कितना रहता है, किसकी बात कर रहे हैं अपन, स्फीयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्फीयर की बात करें तो कितना रहता है, यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, kq/r। ठीक है, इतना पोटेंशियल रहता है काय के ऊपर, कंडक्टर के स्फीयर के ऊपर। ठीक है, तो इसके थ्रू अपने को क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। ये चीज समझ में आ गई। इतना तो पहले से ही पोटेंशियल रहता ही रहता है इसके ऊपर, यानी कि अगर मैं बात करूं तो v एट सरफेस कितना रहता है, kq/r। इतनी चीज क्लियर है आपको। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करूं कि मुझे टोटल क्यू अमाउंट का चार्ज देने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ा, तो अपन यहां लिखते हैं, सपोज फर्स्ट वी गिव dq अमाउंट ऑफ चार्ज, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क has to be done। ठीक है, छोटा सा चार्ज दिया, छोटा सा वर्क होगा। अब वो किसके बराबर होगा, तो अपने ने एक चीज देखी थी। ठीक है, पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं, जो वर्क डन होगा किसके बराबर होगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज के। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं, छोटा सा वर्क, इसकी अगर मैं बात करूं तो छोटा सा वर्क किसके बराबर हो जाएगा, v डॉट dq के बराबर हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में। ठीक है, चलिए ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है, यहां तक समझ में आया। अब इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। ठीक है, फिर अपन आगे बात करते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। चलिए 1 2 3। ठीक है, इधर देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल अमाउंट का वर्क करना पड़ेगा, और ये कितना होगा, v डॉट dq। ठीक है, अब आप खाली dq चार्ज तो ला नहीं रहे हो, आप तो बहुत सारा चार्ज लेके आ रहे हो, तो आप क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन करोगे तो छोटा छोटा वर्क मिलके क्या बन जाएगा, बड़ा वर्क मिलके बन जाएगा। अब जो टोटल चार्ज है, कितने अमाउंट का चार्ज जा रहा है, जीरो से कुछ क्यू अमाउंट का चार्ज जा रहा है, तो लिमिट लगा दी, पहले चार्ज जीरो था, फिर क्यू हो गया। ठीक है, चलिए तो अब अगर मैं यहां बात करता हूं, आपको पता था जो v था अपना, v कितना था अपने पास में, kq/r था। ठीक है, तो v की जगह वैल्यू लिख सकते हो आप, क्या तो लिख दो यहां पर, वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर, kq/r डॉट dq। ठीक है, k कांस्टेंट है और आपके पास में r भी कांस्टेंट है, तो यहां क्या लिख सकते हैं अपन, k/r। ठीक है, और ये q डॉट dq का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा q²/2, और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से q तक है। ठीक है, तो आपके पास में जो टोटल वर्क डन निकल के आएगा वो किसके इक्विवेलेंट निकल के आएगा, kq²/2r। ठीक है, ये चीज आपको समझ में, यानी कि आपको इतना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, kq²/2r इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा इसको क्यू अमाउंट का चार्ज देने के लिए। इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है,
ठीक है, क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या होती है, पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, वर्क डन कितना निकला पॉजिटिव, के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2r। तो क्या मैं लिख सकता हूं जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो कितनी रहेगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2r, ठीक है, यानी कि इतनी एनर्जी आप स्टोर कर सकते हैं किसी स्फेरिकल कंडक्टर या फिर कैपेसिटर के लिए, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई, इतनी चीज क्लियर है। चलिए अब इस R की अगर मैं बात करूं तो R की वैल्यू अभी अपने देखी थी, R की वैल्यू कितनी निकल के आई थी अपने पास में, जल्दी से बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतनी आई थी क्या, नहीं, कितनी वैल्यू निकल के आई थी इसके पास में, 9 × 10 to the power समथिंग होने, तो यहाँ पर चलिए R की वैल्यू जैसे अगर मैं बात करूं तो C कितना निकल के आया था अपने पास में, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R निकल के आया था, ठीक है, और अगर यहाँ से मैं R की वैल्यू की बात करूं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, C/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसी कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, U इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2r की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, इंटू C अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चीज क्लियर है। चलिए तो यहां से मैं U की वैल्यू क्या बोल सकता हूं, इसको K बोल सकते हैं अपन वापस से, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, K क्यू स्क्वायर अपॉन में 2, और ये 1/4 पाई क्या होता है, K ही होता है, यहाँ पर K C लिख सकते हैं, इससे ये कट गया, तो यहाँ पर जो U निकल के आया कितना निकल के आया, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2C, ठीक है, ये एक और फॉर्मूला होता है, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2C, ये कैपेसिटेंस के फॉर्म में अपना, ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2C, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है, ये चीज समझ में, यानी कि आप इस रेस्पेक्ट में भी क्या कर सकते हो, एनर्जी को बता सकते हो, ठीक है, ये बात तो एक हो गई। अच्छा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, थोड़ा सा हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए ये चीज हो गई, चलिए इसको हटा देता हूं मैं, फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के टर्म में कैसे लिख सकते हैं अपन, चलिए तो U, अब आपको पता है जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है आपका, Q इज इक्वल टू CV लिख सकते हैं अपन, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है ना, तो अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं यहाँ पर क्या आ जाएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन में 2C, एक C से एक C कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा मेरे पास में, V स्क्वायर C/2, ठीक है, अब आप इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो, ठीक है, ये चीज क्लियर होगी आपके पास में। ठीक है, फिर एक और टर्म लेते हैं अपन, इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, एक और क्या लेते हैं, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल हो गया, एक हो गया पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो आप, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q/V, ठीक है, तो यहाँ C की जगह क्या लिख दो अपन, Q/V, V स्क्वायर Q अपॉन में V, और 2 तो चल ही रहा था, तो इस V स्क्वायर से V कट गया, तो U इज इक्वल टू मेरे पास कितना निकल के आ गया, 1/2 QV, ठीक है, ये एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, और एक फॉर्मूला ये हो गया, इसको और अच्छे बेसिक वे में लिखना चाहो तो U इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1/2 CV स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये हो गया। ये तीनों फॉर्मूले जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि किसी स्फेरिकल कंडक्टर के लिए जो एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी रहती है वो कितनी रहती है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रहती है। क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, तो ये अपना टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है ये वाला। फिर अपन आगे जो कॉन्सेप्ट आता है वो काय का आता है, कैपेसिटर क्या होता है, अपन अब मेनली डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटर के बारे में, तो आप इसको नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए दोस्तों, अब जो अपना टॉपिक आता है वो काय का आता है, कैपेसिटर का, ठीक है। देखिए एक्चुअल में होता क्या था, अपने पास में कंडक्टर था, कंडक्टर के ऊपर अपन चार्ज देते जा रहे थे बहुत सारा, और उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा था। पोटेंशियल इंक्रीज होने की वजह से वो जो आपके पास में जो था ना कंडक्टर, उसका क्या हो रहा था, पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, तो अब ज्यादा चार्ज नहीं दे पा रहे उस चीज को। अपन क्या चाह रहे थे कि अपने पास में कोई ऐसा डिवाइस हो जिसके अंदर बहुत ज्यादा चार्ज अपन स्टोर कर सके, जितना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकेंगे उतनी ही ज्यादा अपन उसको कई यूजेस में ले सकेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं एक बात करता हूँ एग्जांपल की, जैसे कि कहीं जगह, बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां पर अपने को सडन चार्ज चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर अपने पास में एक इतना सा बड़ा डिवाइस हो जिसके अंदर बहुत सारा चार्ज हो, तो अपन वो लगा के एकदम से चार्ज ले सकते हैं।
अब ऐसी कौन सी जगह, जैसे कि अगर बात करो आपने पंखा चालू करा, तो पंखा चालू करते तो एकदम झटके के साथ में चालू होता है, ये देखा है ना, पंखे के अंदर लगा होता है कैपेसिटर, ठीक है, क्योंकि पंखा क्या करता है, उसको घूमना होता है, दो कोयल रहती है, दोनों कोयल का कुछ मैग्नेटिक फील्ड रहता है, दोनों क्या करती है, एक दूसरे को अपोज करती है घूमने से। तो अगर मैं जोर से झटका दूं तो घुमा सकते हैं अपन। जैसे अगर नट भी टाइट रहता है, अगर आप दरवाजे की बात करो, जाम हो जाता है कोई दरवाजा, तो आप जोर लगा के खींचते हो ना, ऐसे ही पंखे में रहता है, क्या होती है, वो दोनों जो रहती है ना मैग्नेटिक फील्ड से बंधी हुई रहती है, तो उसको चालू करने के लिए झटका देना पड़ता है। तो वो झटका कैसे मिलेगा, हाई करंट से, उंगली डालोगे करंट में झटका लगता है ना हाई, उस टाइप से हाई झटका देने के लिए अपने को क्या चाहिए, एक डिवाइस चाहिए जिसके अंदर बहुत सारा चार्ज हो और एकदम से वो चार्ज दे तो उसको झटका से एकदम घूमने लग जाए पंखा। तो ऐसे डिवाइस जो एनर्जी स्टोर कर सके लार्ज अमाउंट की, उसको अपने कैपेसिटर नाम दे दिया है, ठीक है। अब जो था क्या, कंडक्टर के पास उतना अमाउंट का चार्ज अपन स्टोर नहीं करवा पा रहे थे, तो अपन ने इंट्रोड्यूस करा इसको कैपेसिटर को, यानी कि अपन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके कंडक्टर के अंदर उसको क्या बना दिया, कैपेसिटर बना दिया, जो लार्ज अमाउंट को चार्ज क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। यानी कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, आपने कैमरा देखा होगा, कैमरे का जो फ्लैश रहता है वो कैसे चमकता है, एकदम फट करके एकदम बंद हो जाता है, यानी कि वहां पर भी जो लाइट चाहिए अपने को, जो चार्ज चाहिए रहता है वो एकदम बहुत हाई अमाउंट का चाहिए रहता है, ठीक है। तो कैमरे के फ्लैश में भी जो रहता है अपना कुछ कैपेसिटर लगा रहता है छोटा सा, वो चार्ज एकदम से दे देता है जिससे फ्लैश अपना चमक जाता है। ये चीज समझ में आ गई। कैपेसिटर को लाने का जो मेन उद्देश्य था वह ये था कि जिस जगह लार्ज अमाउंट का चार्ज चाहिए वहां पर कैपेसिटर लगा दो तो अपना काम हो जाएगा। कोशिश करी थी कंडक्टर लगाने की, मगर हुआ क्या कि कंडक्टर के अंदर जब चार्ज को मैं स्टोर करने गया तो वो एक लिमिट में बंध गया, क्यों, क्योंकि उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो गया था, ठीक है। अब कैपेसिटर में क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जैसे यहां अगर मैं बात करता हूं, आपके पास में एक डिवाइस है, ठीक है, ये डिवाइस दे रखा है आपने, आपके पास में कंडक्टर है, कंडक्टर को आपने कुछ डीक्यू अमाउंट का चार्ज दे रखा है, ठीक है। डीक्यू अमाउंट को चार्ज देने से क्या हुआ, इसका जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है, पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। अच्छा, अगर सपोज करके पोटेंशियल इंक्रीज नहीं करते हुए आपने भी इसको बहुत सारा लार्ज अमाउंट का चार्ज दे दिया, तो यहाँ पर बहुत सारा चार्ज आ जाएगा। बहुत सारा चार्ज आने की वजह से इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी इसके आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, वो कितनी जनरेट हो जाएगी, कुछ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स कुछ इसके अंदर फील्ड जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो फील्ड है, ये जो फील्ड लेती है बहुत लार्ज अमाउंट की फील्ड रहती है, लार्ज अमाउंट ऑफ फील्ड, ठीक है। अब ये लार्ज अमाउंट की फील्ड की वजह से क्या होता है, आसपास के जो एयर पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है, हवा के अंदर जो गैसेस के पार्टिकल्स रहेंगे वो क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। अगर ये आयोनाइज्ड हो जाते हैं तो इनके पास भी कुछ चार्ज आ जाता है, ठीक है, और ये वाला जो चार्ज क्या रहता है, ये अगर आयोनाइज हो गया तो ये वाला चार्ज क्या करता है, एयर के थ्रू बाहर निकल जाता है और जितना भी आपने स्टोर करा वो सारा वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये अपने के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने कैपेसिटर को क्या करा, इंट्रोड्यूस करा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। चलिए इसको अपन रफ कर देते और एक प्रॉपर, ठीक है। तो दोस्तों क्या हो रहा था कि वो एयर आयोनाइज्ड हो रही थी और अपना जो कंडक्टर था उसको इंसुलेशन दे रखा था अपने काई से, तो वो इंसुलेशन से भी चार्ज बाहर निकल के आ गया। तो क्या मतलब निकला, तो अपने को एक ऐसा डिवाइस चाहिए था जो एनर्जी को स्टोर कर सके और आसपास ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर सके और आसपास की जो एयर है उसको भी आयोनाइज नहीं करे। तो अपने ने इंट्रोड्यूस करा कैपेसिटर को। अब इधर देखिए कैपेसिटर होता क्या है, ठीक है। दो प्लेट लीजिए, मैंने दो प्लेट लिए, एक प्लेट लिए बी, एक प्लेट लिए ए प्लेट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, किसका चार्ज है, ठीक है, ये आयोनाइज्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है। और ये जो है ये यहां लिख लेते अपन पॉजिटिवली ठीक है, ये क्या है, अनचार्ज है, ये अनचार्ज प्लेट है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये अनचार्ज प्लेट है। तो होता क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये अनचार्ज प्लेट है, तो इस अनचार्ज प्लेट के ऊपर क्या होता है कि इधर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इधर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ड्यू टू इंडक्शन, ठीक है। यहां क्या हो जाता है, ड्यू टू इंडक्शन, इंडक्शन की वजह से क्या हुआ, देखिए ये जो प्लेट थी इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज था ही पहले से, ठीक है, ये प्लेट है। अब जो बी प्लेट रहती है ना उसके ऊपर भी क्या आ जाता है, एक तरफ आ जाता है नेगेटिव चार्ज और एक तरफ क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, बी प्लेट के ऊपर, ठीक है। अब देखिए होता क्या है
ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर जब ये प्लेट नहीं थी तब मैं इसको चार्ज दे रहा था, इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा था। मगर जैसे ही मैंने एक और प्लेट लगा दी, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हुआ, ये जो अनचार्ज्ड प्लेट थी ये पोलराइज्ड होकर एक तरफ नेगेटिव चार्ज आएगा, एक तरफ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थोड़ा सा बैलेंस होकर क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को डाउन कर देता है, ठीक है। और ये पीछे वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इसके साथ में रिएक्ट करके इसके पोटेंशियल को बढ़ा देता है। मगर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पास में है इस ए वाली प्लेट के, जो पॉजिटिव चार्ज है हल्का सा दूर है इस ए वाली प्लेट से। तो जो नेट इफेक्ट रहता है इस प्लेट ए के ऊपर, क्या होता है कि इसका जो पोटेंशियल रहता है वो डिक्रीज हो जाता है। ये चीज समझ में ही आपको। यानी कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि एक आपके पास में एक बोरी है, उसके अंदर आपने गेहूं भर दिए, अब पूरे भरा गए, अब जगह तो बची नहीं, आप क्या करते हो, उसको हिला देते हो, हिलाते हो तो जगह बन जाती है, फिर और डाल सकते हो, फिर थोड़ा सा और कहीं जगह खाली तो उसको हिला के और भर देते हो। तो सेम केस अपन यही करते हैं। क्या करते हैं अपन, देखिए मैंने इसको, जब ये प्लेट नहीं थी तो मैंने प्लस चार्ज दिया, इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हल्का सा जगह बनानी पड़ेगी। जगह बनाने के लिए क्या करना, मैंने एक नेगेटिव प्लेट को इस तरफ लगा दिया, हल्की सी कुछ डिस्टेंस के ऊपर एक प्लेट लगा दिया। अब ये नेगेटिव प्लेट क्या करेगी, इधर के जो पॉजिटिव चार्ज थे ना, इनको हल्का सा इधर खींच देगी, हल्का हल्का से इधर खींची। यानी कि अब ये जो पॉजिटिव चार्ज की तो फील्ड थी वो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से हल्की सी क्या होगी, दब गई। हल्की सी अब अगर दब गई है तो यानी कि यहाँ पर थोड़ी सी और जगह खाली होगी, जगह खाली होगी यानी कि अपन और चार्ज को दे सकते हैं। तो ये चीज समझ गए, यानी कि ये जो नेट पोटेंशियल होगा इसका वो कम हो जाएगा इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज आया ना, इसको अपन अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं इधर, इस वाली प्लेट के इस वाले कोने को। तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज रहता है ना, ये क्या होता है, इस अर्थ में चला जाता है, ठीक है। अर्थन करते हैं अपन इसको। अब जो होता है क्या होता है कि अपने पास में जो दो प्लेट है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों प्लेट एक दूसरे को सपोर्ट करती है, ठीक है। सपोर्ट कैसे करती है, एक का पोटेंशियल कम हो गया इस नेगेटिव की वजह से, यानी कि आप और चार्ज को दे सकते हो। तो ये जो अरेंजमेंट रहता है ना, कि किसी भी प्लेट का अपनों क्या कर दिया, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर दिया उसका पोटेंशियल कम करके, तो ये जो अरेंजमेंट रहता है दो प्लेट का, इसी को क्या नाम दे दिया अपनों ने, कैपेसिटर, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको, ये प्रॉपर्टी समझ में आई, किस टाइप से दो प्लेट को मैच करके अपनों ने क्या करा है, कैपेसिटर का एक डिवाइस बना दिया है, ठीक है। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अगर मैं हटाता हूं, आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, यहां मैं लिख सकता हूं, द पोटेंशियल ऑफ ए decreases due to नेगेटिव प्लेट, ठीक है। तो यहां अपन बोल सकते हैं जो पोटेंशियल है वो एक का डिक्रीज होगा नेगेटिव प्लेट की वजह से, हैंस द अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेट्स are called कैपेसिटर। ये भी एनर्जी स्टोर करने के काम आता है, बस एफिशिएंट होता है किसी कंडक्टर से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको, ठीक है। यानी कि अब जो ए का जो पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, पोटेंशियल डिक्रीज होने से इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा जो अरेंजमेंट रहता है दो प्लेट का, उसी को क्या नाम दे दिया अपने, कैपेसिटर नाम दे दिया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए ठीक है, ठीक है। इसके अब हटा देते हैं अपन, अब डेफिनेशन लिख देते हैं अपन काय की, कैपेसिटर की। एक प्रॉपर डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूं तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या रहेगी अपने पास में, अ कैपेसिटर ठीक। चलिए आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखा देता हूं मैं, ठीक है। चलो प्रॉपर डेफिनेशन क्या बोलती है, अ कैपेसिटर is an arrangement of two conductors, ठीक है। वो जो प्लेट थी कंडक्टर थी, कंडक्टर्स separated by an insulating medium that is used to store electric charge and
इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। यानी क्या बोला है यहाँ पर, कैपेसिटर क्या होता है? इट इज अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मीडियम दैट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज। यानी कि ऐसा डिवाइस जो दो प्लेट से मिलकर बना हो और काय के काम आ रहा हो, एनर्जी को स्टोर करने के काम आ रहा हो। ठीक है, उसको क्या बोला आपने? कैपेसिटर बोला। क्यों इंट्रोड्यूस करा कैपेसिटर? ये भी समझ में आ गया, कंडक्टर का जो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा था तो एक और प्लेट लगा के आपने क्या करा, उसका पोटेंशियल हल्का सा डिक्रीज कर दिया। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। वो जो मैंने एग्जांपल दिया था ना, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। दूसरे भी कैपेसिटर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें अपन। आगे इधर मैं बात करता हूं तो इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि डायग्राम के थ्रू कैसे बता सकते हैं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, इसका जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कैसा, जैसे कि अगर मैंने एक ऐसा लिया, जैसे दो पैरेलल लाइन बनाई, तो ये क्या होता है अपना कैपेसिटर। ठीक है, इसको कैसा बोलते हैं अपन? फिक्स्ड कैपेसिटर। ये कैसा रहता है? फिक्स्ड कैपेसिटर रहता है। वो अगर कहीं पर डायग्राम में कुछ आपको ऐसा देखने को मिले, ठीक है, तो ये क्या रहता है? वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन यूनिट की बात करते हैं इसकी। चलिए दोस्तों, अपन बात करते हैं कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है। ठीक है, तो यहां अपन डालते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। नहीं, कितना स्टोर कर सकता है वो भी देखना जरूरी है अपने को। ठीक है, तो दो प्लेट है अपने पास में, एक का पोटेंशियल है प्लस वी और एक का पोटेंशियल है माइनस का वी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इसके ऊपर जो चार्ज है वो प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर जो चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये जो पूरा है, ये पूरा अरेंजमेंट को ही कैपेसिटर बोला आपने। ठीक है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर इज क्यू। ठीक, अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि यार प्लस क्यू चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है, टोटल चार्ज तो जीरो होना चाहिए। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं होता है? इधर देखिए, इसलिए ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये दोनों सेपरेटेड है। ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे, तो दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लो, यानी कि क्यू अमाउंट का चार्ज है इसके ऊपर, अपने को ऐसा बोलना रहेगा। ठीक है, यानी कि टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना है? क्यू है। ठीक है, टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर इज क्यू एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज, क्या मैं लिख सकता हूं, डेल वी इज इक्वल टू वी प्लस माइनस। ठीक है, ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। ये चीज समझ में आ गई। टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या है? क्यू अमाउंट को भी चार्ज है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इतना है। अब कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या बोलती है? C इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन में V। ठीक है, अब कैपेसिटर के लिए अपन C को क्या बोल सकते हैं? यहां पे लिख सकते हैं चार्ज ऑन प्लेट अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। ठीक है, चार्ज ऑन वन प्लेट इसको लिखो तो ये ज्यादा अंडरस्टैंडिंग में रहेगा। चार्ज ऑन वन प्लेट अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। ये क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है किसका? आपके कैपेसिटर का। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। यानी कि चार्ज ऑन वन प्लेट, या फिर ऐसा बोल सकते हैं चार्ज ऑन आइदर प्लेट अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। ठीक है, अब इसके टोटल चार्ज को जीरो नहीं बोलते। ये चीज समझ में आ गई आपको कि तो इधर का चार्ज एक वाला रख दो या फिर वो वाला चार्ज रख दो, साइन नहीं रखना पड़ेगा। चार्ज की बात करें पॉजिटिव या नेगेटिव, अपने को मैग्नीट्यूड से मतलब है। चार्ज ऑन वन प्लेट अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब इसकी जो एसआई यूनिट होती है क्या होती है? 1 फेराड होती है। ठीक है, क्या होता है? कूलम अपॉन में वोल्ट, किसके इक्विवेलेंट होता है? 1 फेराड के होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कैपेसिटर और इससे रिलेटेड। ठीक है, अब अपना जो टॉपिक रहेगा अपन कॉम्बिनेशन देखेंगे कैपेसिटर के, कैसे क्या रहते हैं। ठीक है, तो जस्ट हैव अ लुक, आप सबको इस चीज को पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और जो 12th का टॉपिक है एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर आप अभी से प्रॉपर वे में अगर इसको पढ़ते हो, जैसे अगर आज मैं सेकंड चैप्टर ले रहा हूं तो आपको पहला चैप्टर भी हल्का सा रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे प्रॉपर वे में लीजिए, इसको पढ़िए, फिर अपन आगे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। और आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हम अपने आईआईटी के क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हुए हैं। तो यहाँ पर अपना जो पहला क्वेश्चन है, अपन बात कर रहे हैं 12th का जो पहला चैप्टर था अपना, इलेक्ट्रोस्टैटिक
फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज। तो उससे रिलेटेड अपने को कुछ क्वेश्चंस करने हैं जो आईआईटी और नीट के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो अपना जो पहला क्वेश्चन है वो आईआईटी 1986 के एग्जाम में आया हुआ था, यानी अभी जो जेडब्ल्यू जिसको आप बोलते हो उसके अंदर। तो क्या दे रखा है आपका क्वेश्चन, ऐसा दे रखा है कि ये दो चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, इनको स्ट्रिंग की सहायता से लटकाया गया है, ठीक है, और स्ट्रिंग की लेंथ कितनी एल है। अब ये जो पूरा सेटअप है, इस पूरे सेटअप को, द होल सेटअप टेकन इनटू स्पेस, इस पूरे सेटअप को मैं कहां ले जाऊं, स्पेस के अंदर ले जाऊं, ठीक है, जहां पर ग्रेविटी नहीं हो। फाइंड द एंगल बिटवीन टू स्ट्रिंग एंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, यानी कि जब मैं इसको स्पेस में ले जाता हूं तब दोनों स्ट्रिंग है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा और इसके बीच में टेंशन कितना जनरेट होगा वो अपने को पता करना है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, किसी चीज को आप कहां पर लगे, स्पेस में लगे, वहां पर ग्रेविटी होती है क्या, नहीं होती, ऑब्वियसली बात है। चलिए, यानी कि अपना डायग्राम दे रखा है कुछ ऐसा, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये लेंथ दे रखी है एल, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है, ये दे रखी है एल, इसको कहां ले गए अपन, स्पेस में। ठीक, अपने को एक चीज पता है कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल, ये इसकी तरफ इधर फोर्स लगाएगा, ये इसकी तरफ इधर फोर्स लगाएगा। अब अपने को पता है ये रिपेल करेंगे। अच्छा, अब मैं इनको क्या लगेगा, स्पेस में नीचे जो ग्रेविटी तो रहती नहीं, यानी ग्रेविटी रहेगी नहीं, जो भी वर्क करेंगे दोनों फोर्स करेंगे। तो स्पेस में क्या हुआ कि ये जो जिन दो पॉइंट से मैंने इनको बांध रखा था, ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो चार्ज था ये क्यू वाला यहाँ पर जो था ऐसे धीरे धीरे ऊपर खिसकता हुआ ऐसे स्ट्रेट हो गया। कैसे हो गया, ये स्ट्रेट हो गया, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज यहाँ आ गया और एक और जो प्लस क्यू चार्ज था वो इस जगह चले गया। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों हो गया, एक दूसरे ने एक को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया, तो ये ऐसा हो गया। इसकी बीच की लेंथ एल थी, इसकी बीच की लेंथ भी एल थी, ये चीज समझ में आ गया। इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा और इधर की तरफ भी क्या लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा। अच्छा, अब क्या पहला क्या पूछा था, एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग, तो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, तो अपना पहली चीज क्या निकल के गई, एंगल निकल के आ गया। एंगल कितना निकल के आ गया, 180 डिग्री, ये चीज समझ में आ गई। चलिए, फिर क्या पूछा, टेंशन पूछा। अच्छा, इधर से मैं किसी को F से खींच रहा हूं तो टेंशन भी कितना आएगा, F के बराबर आएगा, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा टेंशन रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, F के बराबर रहेगा। दो चार्ज अगर एक दूसरे से सेपरेटेड हो तो उनका फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कूलम्ब लॉ से। तो फोर्स किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा अपने पास में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू प्लस क्यू, ठीक है, इनटू प्लस क्यू अपन में दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, एल और एल कितना हो जाएगा, 2l और इसका स्क्वायर, यानी कि जो टेंशन रहेगा, टेंशन वो किसके इक्विवेलेंट रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन में 2l का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाता है, यानी कि 180 डिग्री, और ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन था। क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन अपना ऐसा बोलता है कि आपके पास में दो पॉजिटिव चार्ज दे रखे हैं, दोनों सेपरेटेड है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, और इन दोनों के बीच में मैं कोई क्यू चार्ज लेके आया हूं, है ना। अभी क्यू चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव ये अपने को नहीं दे रखा है, कोई क्यू चार्ज लेके आया हूं, तो ये क्यू चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि जो पूरा सिस्टम है वो कैसे रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, चलिए तो अपन रख के देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज लेता हूँ और यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज लेता हूँ, अगर मैं बीच में जो क्यू चार्ज लेके आया हूँ अगर ये मेरा प्लस हुआ तो ये वाला प्लस चार्ज इस वाले प्लस चार्ज को क्या करेगा, इधर धक्का देगा, ये वाला प्लस चार्ज इस वाले प्लस चार्ज को इधर धक्का देगा। ठीक है, ये वाला जो चार्ज था ये ऑलरेडी इसको इधर धक्का दे रहा था, और ये वाला जो चार्ज था प्लस नया जो आया था ये भी इसको इधर धक्का देने लग जाएगा, और सेम केस इधर होने लगेगा। यानी कि ये बैलेंसिंग कंडीशन तो दिख नहीं रही है। जैसे मैंने चार्ज लाया तो दोनों चार्ज बहुत ही ज्यादा फोर्स से इधर भग जाएंगे, यानी कि इक्विलिब्रियम हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ने तो अपना काम करा नहीं, अपन नेगेटिव चार्ज लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस क्यू रखा मैंने वापस से, ये डिस्टेंस यहाँ पर क्या रखा, प्लस क्यू। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या लेके आए, नेगेटिव चार्ज अगर क्यू को लेके आता हूँ तो देखिए इस क्यू के ऊपर, इस क्यू की वजह से एक फोर्स लग रहा होगा F, इसको ले लेते 1, इसको ले लेते अपन 2, इसको ले लेते 3। तो इस F1 के ऊपर फोर्स लग रहा होगा 2 की वजह से, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, अब ये जो माइनस का Q3 चार्जेस Q1 के ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, कौन सा फोर्स लगा रहा होगा 1 के ऊपर, कौन 3। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग कंडीशन हो गई। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब ये Q की अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो Q है ये क्या कर रहा होगा, इस वाले चार्ज को, ये वाला जो चार्ज है इसको किधर की तरफ खींच रहा होगा, कुछ इधर की तरफ खींच रहा होगा, यानी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, और ये वाला चार्ज इसको इधर की तरफ धक्का दे रहा होगा, यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, तो ये कंडीशन दिख रही है बैलेंस की कि हाँ ये वाला भी बैलेंस है, ये वाला भी बैलेंस है और ये भी बैलेंस है। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जो रहेगा इसको इधर खींचना चाहेगा और ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको इधर खींचना चाहेगा। तो ये कंडीशन कौन सी होगी, बैलेंस वाली कंडीशन होगी। ठीक है,
ये कौन सी कंडीशन हो गई, बैलेंस कंडीशन हो गई। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब अपने क्या करना है, इक्विलिब्रियम में रखना, तो इस Q का कितना चार्ज होना चाहिए, ये नेगेटिव होगा, ये मुझे पता चल चुका है। अब मुझे पता है कि इक्विलिब्रियम, ठीक है, मेरे को कैसी कंडीशन चाहिए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन चाहिए। इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो F12 लग रहा है, अगर ये बराबर है F13 के, तो ये कंडीशन होगी इक्विलिब्रियम की। कोई भी एक कंडीशन लेनी है अपने को, ठीक है। ये कंडीशन लेता हूं तो F12 की वैल्यू में बता सकता हूं, F12 किसकी वजह से आया, ये चार्ज और इस चार्ज की वजह से, तो F12 में बोल सकता हूं कितना आ जाएगा, K, ये वाला चार्ज Q, वो वाला चार्ज Q, अपॉन में अपन डिस्टेंस ले लेते हैं, इसका x मान लेते हैं और इसको भी x मान लेते हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 2x होगी। ये चीज क्लियर है। अब मैं बात करता हूं F13 की, तो जो मेरा F13 है वो किसकी वजह से, ये वाले चार्ज और इस वाले चार्ज की वजह से, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर K, एक बार है मेरा प्लस का Q, एक बार है मेरे पास में माइनस का Q, अपॉन में डिस्टेंस कितनी दोनों के बीच की x, यहाँ पर x का स्क्वायर, यहाँ पर 2x का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास में आंसर कितना निकल के आ जाएगा, K, यहाँ पर आ जाएगा Q स्क्वायर, अपॉन में ये 2 2 4 x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा K, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का Q स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में कितना आ जाएगा, अच्छा 2 सेकंड, हाँ ठीक है। और यहाँ पर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी अपने पास में, जल्दी से देखिए, अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस कितनी थी, x थी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जब आप वैल्यू को फाइंड आउट करते हो, देखिए ये एक चार्ज है आपके पास में, क्या एक था आपके पास में पॉजिटिव Q चार्ज था, और एक आपके पास में क्या था, नेगेटिव Q चार्ज था, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब आपके पास में जो आपको क्या निकालना है, इस Q की वैल्यू निकालनी है, ये वाला जो Q है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, इधर देखिए, ये देखिए, ये K से K कट गया, इस x स्क्वायर से x स्क्वायर कटे, यहाँ क्या बचा, 4 बचा। अच्छा, ये एक Q से क्या मैं ये वाला Q काट सकता हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव Q था, तो यहाँ क्या बचा, जो अपने पास में जो Q की वैल्यू आई, जो माइनस का स्मॉल Q है वो कितना निकल के आया अपने पास में, Q/4, ठीक है। यानी कि मैं इस Q को बोल सकता हूँ माइनस का Q/4, यानी कि जो स्मॉल Q है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, माइनस का Q/4 अगर मैं रखता हूँ तो वो बैलेंसिंग कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा हो तो कुछ नहीं करिएगा, इसकी जगह क्या करिएगा, कैपिटल Q ले लीजिएगा, ये कैपिटल Q है वो उसको स्मॉल Q ले लीजिएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, कैपिटल Q, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कैपिटल Q, यहाँ पर भी ले लीजिए कैपिटल Q, तो यहाँ पर भी ले लीजिए कैपिटल Q। अब आपको कोई डाउट नहीं होने वाला, और यहाँ पर भी आ जाएगा कैपिटल Q, ठीक है। तो इस कैपिटल Q के रेस्पेक्ट में आप इस पूरे क्वेश्चन को वापस से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।